कभी ना चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई और मैं अपने पर गिर पड़ा। नेहा की ऐसी हालत मुझसे देखी ना जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे संभाला और नेहा के पास बैठा दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है, अब तुम ही देर कर रही हो। तत्पश्चात मैं चुप हो गया और विलाप करने लगा। मैं नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि नेहा के इलाज में कोई कमी न आए। 3 दिन बाद नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। उस कूदती फुदकती नेहा को आज अब पैर घसीटने पड़ रहे थे। यूँ प्रतीत होता था मानो वह अपने ऊपर कितने 100 किलो का वजन लादे हुए थी। मैं उसे घर ले आया। जब मेरी गाड़ी मेरे घर के नीचे रुकी तब सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए थे। कुछ लोगों की संवेदनाहीन बातें मेरे कान में पड़ने लगी। नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़की बंद करते देखे। यह लोग उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संवेदनाहीन हो चुका है, जिसे अपनी सहेली से फ़ोन पर गप्पे हाँकने के लिए कोई भी खबर चाहिए। वह समाज तो मरते इंसान की सहायता करने के बजाय उसकी तस्वीर खींचने में लगा रहता है। उससे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। दुख तो इस बात का था कि हमारे खुशी के दिनों में मदद और मानवता की टींगे हाँकने वालों ने आज एक लड़की को इंसान मानने से ही इनकार कर दिया था। परंतु मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी कि पहले। अत्यंत भारी मन से मैं नेहा को घर के अंदर लाया और उसी बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर से नेहा ने ही मुझे 3 दिन पहले उठाया था। उसे देखकर मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन नेहा मेरे उठने का इंतज़ार कर रही थी और अब ना जाने कितने दिनों तक मैं उसके उठने का इंतज़ार करता रहूँगा। मैंने तोहफे में उससे उसका सिर्फ थोड़ा सा समय मांगा था, परंतु वह इस स्वरूप में मिलेगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात हो चली थी, इसलिए नेहा को वहीं छोड़कर मैं नीचे उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला गया। वहाँ फ्रिज में नेहा की बनाई रसमलाई अभी भी रखी थी। उसने मेरे लिए कितने प्यार से बनाई थी। मैं और सामान देख ही रहा था कि अचानक नेहा के चीखने की आवाज़ आने लगी। सब कुछ छोड़कर मैं ऊपर भागा। नेहा बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह मुझे मार देगा। वह भ्रम की अवस्था में चली गई थी और उसका मस्तिष्क उसे पुराने घटनाक्रम की तस्वीरें दिखा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी और शरीर से पसीने का प्रभाव अत्यंत ही प्रबल हो गया है। मैं शीघ्रता से उसके पास गया और उसका हाथ थामा ताकि अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकूं। नेहा ने एकाएक मुझे पकड़ लिया। मैं उसे बार बार यह कहने लगा कि सब ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। मैंने उसे लिटाया और उसके माथे पर हाथ सहलाने लगा। नेहा धीरे धीरे शांत हो गई। मैं उसे अभी भी यह कह रहा था कि मैं उसके पास ही हूँ और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने देखा उसकी आंखों के कोने से एक आंसू की बूंद बह गई। दोबारा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए उठने लगा तो नेहा ने मुझे और ज़ोर से पकड़ ली। वह पुनः व्याकुलता से मेरी तरफ देखा रही थी, मानो कह रही हो, रुक जाओ साहिल, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस बार मैंने अपनी गलती नहीं दोहराई और उसके पास बैठा रहा। कुछ अंतराल
के बाद नेहा सो गई। दुख और क्रोध की प्रचंड लहरें मेरे मन में उफान पर थी। नेहा को किसी दवा और चिकित्सा से ज़्यादा अपनेपन और प्यार की ज़रूरत थी। उसके चोर हुए आत्मविश्वास को पुनः फर्श से अर्श तक ले जाने की ज़रूरत थी। नेहा के अंदर चल रही लड़ाई में अब मेरे योगदान की बारी थी, और मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं उसे पहले जैसा बनाकर ही दम लूँगा। नेहा हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों की अनुभूति करती थी और इसलिए उसे सदा तनाव व प्रारंभ में ही देखता था। यह डर और चिल्लाना अब मानो रोज का सिलसिला हो गया था। उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। एक रात मैं नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। यूँ तो वह खाने की शौकीन थी, पर अब एक साधारण रोटी भी वह खा नहीं पा रही थी। अचानक वह रोने लगी। ना जाने इस बार उसके मन के किस रथी को तीर लगा था। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो साहिल, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी जो मुझे यह सज़ा दी गई। मैंने कुछ तो ऐसा ज़रूर किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे में ही सब कमियां हैं। मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। इस बोझ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नेहा के इस स्वरूप की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़की किसी निर्जीव में भी प्राण फूंकने का सामर्थ्य रखती थी, वह आज इतनी टूट गई थी कि अपने आप को ही निराश से बाहर निकाल नहीं पा रही थी। उसके मुख का तेज कहीं गुम हो गया था। नेहा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर अब उसने अपने दिल पर न जाने कितनी बातों का भार डाल दिया था कि खुद ही अपने में घुटने लगी थी। मैंने नेहा के आंसू पोंछे और उससे कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ध्यान रखती हो। तुम कितने असहाय लोगों की मदद की है और वह आज कितनी अच्छी जगह पहुंच गए हैं। बस अड्डे पर वह लड़की तो तुम्हें याद ही होगी जो अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। तुमने अथक प्रयासों से उसे उसके परिजनों से मिलवाया था। वह लोग तुम्हें देवता तुल्य मानते हैं। यदि तुम ऐसा ना करती तो ना जाने उस लड़की का जीवन आज कैसा होता। इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम किसी पर बोझ हो। नहीं, तुम्हारे जैसा लोगों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि पहले सब ठीक हो जाएगा। मेरी यह बातें नेहा के मन तक पहुंच रही थी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, परंतु उसकी इन बातों ने मेरे मन को व्यवस्थित कर दिया था। मेरा मन बस यही सोच रहा था कि नेहा कहीं अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले। कुछ ही दिन के अंतराल में मैंने सभी धारदार और नुकीली चीज़ों को घर से हटा दिया। नेहा का कमरा पहली मंजिल पर था, इसलिए मैंने सभी खिड़कियां में जाली लगवा दी, सभी पंखे उतर दिए। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे ये प्रमाणित हो रहा था कि मुझे नेहा पर भरोसा नहीं था। पर सच तो यह था कि इस बार मैं कमज़ोर पड़ गया था। मैं किसी भी स्थिति में नेहा को खो नहीं सकता था। मैं रोज़ उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, उसकी तारीफ़ करता। मैं उसे वह सारी उपलब्धियां गिनवाता जो उसे लोगों का मसीहा दर्शाते हैं। पहले वह अपने प्रियजनों और सहेलियों से बातें किया करती थी, परंतु अब उनके दूरभाष को स्वीकारती नहीं थी। उसने अपने आप को समाज से बिल्कुल काट लिया था। बस पूरे दिन सर झुकाए ना जाने किन किन विचारों से लड़ती रहती थी। इतना प्रयास करने के बाद भी मैं नेहा की हंसी वापस नहीं ला पा रहा था। तभी विचार आया कि मेरे मित्र शर्मा जी की बच्ची नेहा के साथ खूब खेलती थी और उसके साथ नेहा भी खूब मज़े करती थी। मैंने उसे थोड़ी
खुशी मिल जाए इसलिए आपसे सहायता मांगी थी, किंतु आपने तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। इतनी बेइज्जती के बाद भी मैंने एक आखिरी कोशिश की और शर्मा जी की तरफ देखा, परंतु उन्होंने भी अपनी आंखों से वास्तविकता की जगह अपने मोबाइल को ही देखना बेहतर समझा। घर लौटते समय एक लाल बत्ती पर मैं रुका तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति फूल बेच रहा था। उन्हें देखकर मुझे वह गुलदस्ता याद आया जो नेहा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। मैंने भी उसके लिए एक लाल गुलाब का फूल और एक बहुरंगी फूलों का गुलदस्ता खरीद लिया। घर पहुंचकर मैंने एक मुस्कान के साथ वह फूल नेहा की तरफ बढ़ाया, परंतु वह उसे स्वीकारने की हिम्मत ना जुटा पाई। मैंने उस फूल को उसकी गोद में रख दिया और वह गुलदस्ता उसके बगल में सजा दिया। कुछ अंतराल के पश्चात जब मैं पुनः उस कमरे में आया तब वहाँ के बदले माहौल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं दरवाजे पर ही खड़ा होकर उस पल को अपने अंदर समेटने लगा। नेहा उस गुलाब के फूल को हाथों में पकड़े निहार रही थी। उसके मुख पर एक हल्केपन का भाव था। गुलदस्ते को भी नेहा ने अपनी गोद में रखा था, मानो उन बहुरंगी फूलों से अपना श्रृंगार कर रही हो। बेजुबान फूलों ने अपने रंगों से एक अजनबी लड़की को, जो तकरीबन पाषाण बन चुकी थी, पुनः जीवित कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इंसानों ने अपना असली रंग दिखाकर एक हंसती खेलती लड़की की आत्मा को ही मार दिया था। मैं भीतर गया और नेहा को बिस्तर से उठाकर आईने के सामने खड़ा किया। वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, अपने आप से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैंने एक हार उसके गले में पहनाया और शीशे पर चिपकी एक बिंदी उसके माथे पर लगा